वेलकम टू बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 9 फिजिक्स गति बल एवं कार्य मोशन फोर्स एंड वर्क में आपको हम बताएंगे त्वरण। त्वरण इसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन त्वरण क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे कि त्वरण क्या है। त्वरण देखिए एक ऐसा कारक है जो किसी भी वाहन के वेग में परिवर्तन कर देता है। यह जो त्वरण बना है त्वरक शब्द से बना। त्वरक त्वरक का मतलब होता है एक्सीलेटर। जो एक्सीलेटर वाहन में होते हैं, जैसे एक्सीलेटर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं, उसको बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वाहन का वेग बढ़ जाता है, और जब एक्सीलेटर को कम करते हैं तो उस वाहन का वेग कम हो जाता है। तो यही जो एक्सीलेटर की प्रक्रिया है उसी को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं कि एक्सीलेटर के क्या कार्य, एक्सीलेटर के जो कार्य होते हैं वही कहलाता है एक्सीलरेशन या त्वरण। तो त्वरण को समझने के लिए आपको एक्सीलरेटर जानना अति आवश्यक है। अर्थात एक्सीलरेटर क्या है? एक्सीलरेटर वह कारक है जो किसी भी वाहन के, किसी भी गतिमान पिंड के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है, वह है आपका त्वरक, एक्सीलरेटर। और एक्सीलरेटर के जो फंक्शन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। अर्थात त्वरण का डिफिनीशन जो आपके फिजिक्स में जैसे कहा जाता है उस हिसाब से हम आपको बता दे रहे हैं। त्वरण क्या है या त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के या किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या शॉर्टकट में कह सकते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration, or rate of change of velocity for moving particles is called acceleration. Acceleration is denoted by small a. समझ गए होंगे आप लोग। त्वरण पुनः सुन लीजिए। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और इस त्वरण को स्मॉल ए द्वारा डिनोट करते हैं। त्वरण को स्मॉल ए द्वारा डिनोट करते हैं। यह सदिश राशि, और हम आपको बताएंगे कि त्वरण सदिश राशि कैसे है ये भी बता देंगे। जैसे त्वरण का यदि हम सूत्र निकालना चाहें तो उसका सूत्र डिफिनीशन में ही छिपा होगा। कह रहा है ना कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो लिखेंगे इसमें, माना कोई गतिमान पिंड, गतिमान पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u है, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है, तथा t समय पश्चात उसका वेग भी हो जाता है, इस स्टेटमेंट में देखिए कि प्रारंभ में जो उसका वेग है u है, और t समय के बाद जो वेग हुआ u के बाद आया है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे v। वैसे भी नहीं याद हो पाता है तो देखिए u पहले आता है और v बाद में। अल्फाबेट जो अंग्रेजी का हम लोग ABC पढ़ते हैं उसमें u आपका पहले आता है, इसलिए u को क्या लिखेंगे? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग ये आपको न भूले, इसके लिए हम बता रहे हैं u अल्फाबेट में पहले आता है इसलिए इसे लिखेंगे प्रारंभिक वेग, और v बाद में आता है इसलिए इसे लिखेंगे
अंतिम वेग, अंतिम वेग। और यहां देख लीजिए वेग में परिवर्तन का दर, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का मतलब पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, तो बाद में बढ़ा तो कितना बढ़ा। तो लास्ट वाले में से अगर पहला वाला निकाल देंगे तो यह वेग में परिवर्तन हो जाएगा। और जब भी हम दर निकालेंगे कि वो समय के पश्चात कितना उसमें क्या इंक्रीजिंग हुई है, कितना वो बढ़ा है, उसी को हम लिखते हैं वेग परिवर्तन की दर। तो देखिए इसमें लिखेंगे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग मालूम हो गया। तो अतः त्वरण, इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, पहले लिख सकते हैं वेग परिवर्तन, फिर लिख सकते हैं वेग परिवर्तन की दर, ऐसे लिख दें। इसमें लिख सकते हैं, इसलिए प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब अंतर। तो यदि अंतिम वेग अधिक है, इसमें पहले से चल रहा है t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, तो जो अंतर होगा इसका यही हो जाएगा परिवर्तन v माइनस u। अब लिखेंगे इसलिए वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर a, जिसे हम त्वरण कहेंगे, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, क्योंकि हम t समय पश्चात वेग v प्राप्त कर चुके हैं। तब ये हो जाएगा v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a। अगर हम इसी जो ये शर्त है इसको हम बोलेंगे कि यदि कोई गतिमान वस्तु जिसका समय t1 पर प्रारंभिक वेग u है और समय t2 पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है, तो इस कंडीशन में उसका त्वरण क्या होगा? तो इस कंडीशन में इस शर्त के अनुसार उसका त्वरण लिखेंगे a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हो जाएगा, यह वेग में परिवर्तन को हम लोग डेल्टा v लिख देंगे, इसको डेल्टा t लिख देंगे। इस तरह से भी हम लोगों का फार्मूला बन जाएगा और एक फार्मूला इस तरह का भी रहेगा। तो क्लास 9 में प्रायः ये फार्मूला आपका है और इसी फार्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएंगे। तो ये है आपका एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के भी कई टाइप्स होते हैं, एक्सेलरेशन के कई टाइप्स होते हैं और उसी टाइप्स के आधार पे जो न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे वो भी होंगे। और जब ये टाइप्स जानेंगे तो आप क्रिटिकल या जो भी कठिन न्यूमेरिकल है उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग इसके बाद अध्ययन करेंगे त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला है एक समान त्वरण, सेकेंड होगा असमान त्वरण, थर्ड होगा धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण, अगला होगा ऋणात्मक त्वरण। ये होते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है, इसको समझने के लिए जैसा कि देख रहे हैं एक समान त्वरण कह रहा है, इसका मतलब किसी भी गतिमान वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद यदि इसके वेग में परिवर्तन होते हैं, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन जो होते हैं वह परिवर्तन एक समान परिवर्तन होते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक समान त्वरण।
पुनः सुन लीजिए, किसी गतिमान वस्तु के वेग में निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक समान वेग में परिवर्तन हो तो ऐसे त्वरण को हम लोग एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु जो ऊपर से गिराई जाती है और पृथ्वी तल पर आती है तो उसके वेग में परिवर्तन हर सेकेंड बढ़ता जाता है। उसके वेग में परिवर्तन हर सेकेंड क्या होता है, बढ़ता जाता है। निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसके वेग में परिवर्तन बढ़ता जाता है। वह गुरुत्वीय त्वरण जी के अनुसार वो गति करता है और जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मतलब एक सेकेंड में ये जो वेग बढ़ेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, समय उसका समान रहेगा। तो यह जो एक समान त्वरण के उदाहरण है, कह सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती हुई वस्तु, ये जो है एक समान त्वरण होगा। और इसके बाद असमान त्वरण। असमान त्वरण में किसी गतिमान वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में, किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में परिवर्तन भिन्न भिन्न हो तो पिंड के इस प्रकार के त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। जैसे कहीं भीड़ भाड़ का स्थान है या कोई बाजार है, उसमें कोई वाहन आप लेके चल रहे हैं या कोई मोटर कार चल रही है, तो कभी उसका वेलोसिटी कम होगा, कभी अधिक होगा, कभी कम होगा, कभी अधिक होगा। तो निश्चित समय अंतराल पश्चात उसकी वेलोसिटी क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। उसके वेग में परिवर्तन क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। इस प्रकार उस कंडीशन में जो त्वरण होगा उसको कहेंगे असमान त्वरण। एग्जाम्पल, जैसे भीड़ भरी बाजार में मोटर कार की चाल। अब इसके बाद आता है धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण का मतलब कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात किसी भी पिंड के वेग परिवर्तन की दर सदैव बढ़ती रहे। एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात या समान समय अंतराल में किसी पिंड का जो वेग है वह सदैव बढ़ता रहे, तो उस त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक त्वरण। और इसी का विपरीत है ऋणात्मक त्वरण। यदि निश्चित समय अंतराल पश्चात किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन क्रमशः घटता रहे, यानी अंतिम वेलोसिटी उसका कम होता रहे, तो इस कंडीशन में उस त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में क्या होता है, किसी भी वाहन को जब चालक चलाता है तो उस कंडीशन में या तो उसका एक्सीलरेटर डाउन करता है तब उसका अंतिम वेग कम होता है, नहीं तो ब्रेक लगाता है तब कम होता है। इन दोनों कंडीशन में लास्ट वाली वेलोसिटी प्रारंभ वाली वेलोसिटी से क्या होती है, कम हो जाती है। इसीलिए इसको ऋणात्मक त्वरण या मंदन बोलते हैं, मंदन। तो ब्रेक लगाने पर वाहन की चाल, ब्रेक लगाने पर वाहन का त्वरण, ये कंडीशन है ऋणात्मक का। और धनात्मक का क्या कंडीशन होगा, धनात्मक में इसका वेग क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा। जैसे सपोज दैट कहीं मान लीजिए इसमें कि कहीं हाईवे पर मोटर गाड़ी चल रही है या वाहन चल रहा है, तो उस कंडीशन में जब वाहन कुछ देर तक चलता है तो हर क्षण उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है, जिसके कारण वेग में परिवर्तन क्या होते हैं, उसके बढ़ता जाता है। तो यह होता है धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण की स्थिति में क्रमशः उसका अंतिम वेग क्या होगा, बढ़ेगा। लास्ट वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगा, अधिक होगा। इसमें क्या है, लास्ट वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से लो होगी या कम। आप लोगों को समझ में आ गया होगा त्वरण और त्वरण के प्रकार। इसमें
आप चाहें तो सूत्र के आधार पर, त्वरण के सूत्र के आधार पर उसका मात्रक भी निकाल सकेंगे। और उसमें हम आपको बता दें कि वह सदिश सदिश कैसे हो गया। हम लोग जानते हैं कि जो त्वरण है A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। यहाँ देखिए ये वेलोसिटी है या वेलोसिटी का अंतर है, तो वेलोसिटी क्या होती है, सदिश होती है। सदिश, और सदिश में जब अदिश का और टाइम अदिश होता है, सदिश में जब अदिश का हम भाग करें चाहे गुणा करें, उस कंडीशन में सदैव जो राशि आती है वो सदिश आती है। एक सदिश रहेगा और दूसरा अदिश रहेगा, चाहे उसमें हम एक भाग दें चाहे गुणा करें, वह सदैव सदिश आएगा। और प्राय दो सदिशों का जब भाग देंगे गुणा करेंगे तो अदिश आ जाएगा, और अदिश का भाग या गुणा करने पर दोनों अगर अदिश हैं तो उस कंडीशन में तो ऑलरेडी अदिश होगा। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, यह सदिश राशि हो गया। अब इसका हम लोग मात्रक निकालते हैं, ए का मात्रक। देखिए मान लेते हैं कोई गतिमान वस्तु प्रारंभ में 2 मीटर पर सेकेंड के दर से चल रही है, फिर इसके बाद t समय पश्चात वह 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से अगर चलने लगे, इस कंडीशन में वेग में परिवर्तन जो होगा 10 माइनस 2 होगा। 10 माइनस 2 का मतलब 8 होगा। तो 8 जो वेग में परिवर्तन है ये भी मीटर पर सेकेंड है ना होगा। तो यह जो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड ये वेग होगा। तो इस तरह हम लोग वेग का मात्रक लिखें चाहे वेग परिवर्तन का मात्रक लिखें, दोनों मात्रक एक ही आएंगे। तो लिखेंगे ए का मात्रक इज इक्वल टू v माइनस u का मात्रक अपॉन t का मात्रक। तो यहां पर देखिए ए का मात्रक v माइनस u का मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर प्रति सेकेंड। फिर ये होगा t का मात्रक सेकेंड, t का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। जैसे हम लोग गुणा भाग करते हैं अंक गणित में, वैसे भी यहां भी करेंगे। तो जरा देख लीजिए इसको बढ़िया से। मीटर प्रति सेकेंड का मतलब मीटर अपॉन सेकेंड। इसमें क्या किए हैं, सेकेंड से भाग दिए हैं, इसमें सेकेंड से भाग दे दिए, सेकेंड अपॉन 1 लिख दो, और यहाँ जो भाग किए हैं वहां मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर अपॉन सेकेंड, ये 1/सेकेंड। ऐसा ही होता है, आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले। तो ये मीटर में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और सेकेंड में सेकेंड का होगा सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। ये है आपका ए का मात्रक। ओके, ए का मात्रक भी समझ में आ गया। कैसे उसके मात्रक को निकालेंगे, याद नहीं करेंगे, किसी भी फार्मूला से हम लोग मात्रक निकालेंगे, याद करेंगे तो आपका भूल जाएगा, ओवरलैप हो सकता है। अगर निकाल देंगे तो आपके लिए हमेशा सही रहेगा, या केवल मात्रक आप जानेंगे तो इसको निकाल लेंगे। और सदिश सदिश भी कैसे होगा इसको भी हम बता दिए आपको। अब इसके बाद हम आपको बता दें, आपके 9 के सिलेबस में एक है यष्टि ग्राफ। यष्टि ग्राफ को हम लोग बोलते हैं दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या इसको यष्टि ग्राफ भी कहते हैं। यष्टि ग्राफ का मतलब यह है कि कोई भी वाहन चल रहा है और भिन्न भिन्न समय में उसका हम लोग दूरी ले लें कि भिन्न भिन्न समय में कितना कितना दूरी तय कर लिया है। तो इस कंडीशन में भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करेंगी, तो उसमें समय और दूरी के बीच उस सारणी के द्वारा हम एक ग्राफ खींचेंगे जिसको हम लोग यष्टि ग्राफ कहते हैं। और यष्टि ग्राफ में जो भी स्वतंत्र राशियां होती हैं, दो राशियां अगर हैं
ग्राफ में दो राशियां हैं, तो किस राशि पर कौन सी राशि निर्भर करती है, यानी एक स्वतंत्र राशि होगी और एक परतंत्र राशि होगी। जो स्वतंत्र राशि होगी उसको सदैव x अक्ष पर लेंगे, और जो परतंत्र राशि होगी मतलब जो राशि स्वतंत्र राशि पर निर्भर करेगी उसको हम लोग y अक्ष पे लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं किसी भी मोटर कार की जो चाल होती है भिन्न भिन्न समय, किसी भी मोटर कार द्वारा जो चली गई दूरियां होती है वह भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न होती है। तो पहले हम लोग समय देखेंगे, समय के साथ देखेंगे दूरी कितना बढ़ रहा है घट रहा है। तो जो समय है वह स्वतंत्र राशि है और उसको हम लोग लेंगे x एक्सिस पर, और ये आपका y एक्सिस। तो x एक्सिस पर ले लेंगे समय, समय को जिन मात्रक में आप लेना चाहते हैं यहां लिख देंगे, टाइम इन सेकेंड, या दूरी है आपका, दूरी यस इन मीटर, ये मीटर में दूरी ले लेंगे, ये समय। अब सपोज दैट यहां टाइम 0 और डिस्टेंस भी आप 0, इसी के अनुसार शुरू होता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। मान लेते हैं कि इस सेकेंड में इसके द्वारा जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे क्या है दूरी बढ़ रही है। तो पुनः हम ले लेंगे इसको, सपोज दैट यह, इसमें हम लोग कर देंगे गैप कितने कितने हैं, सपोज दैट 3 मीटर। देखिए यहाँ पर अगर लेना चाहें ऐसे तो 1 सेकेंड में जो है यह 3 मीटर की दूरी चली है, ऐसे ले लेंगे। और फिर इसके बाद 6 9 12 15 18, ये मीटर में ये दूरी ले लिया और यहाँ समय। तो इस तरह सपोज दैट कोई भी वाहन क्या है बढ़ते हुए समय के पश्चात उसकी दूरी बढ़ रही है, और फिर अगर उसका ग्राफ ऐसे आ जाता है, इसका मतलब कि समय बढ़ रहा है, जब ऊपर बढ़ेगा तब दूरी बढ़ेगा, यानी समय इसका बढ़ रहा है परंतु देख रहे हैं कि इस कंडीशन में दूरी नहीं बढ़ रहा है। यह ग्राफ है, यहाँ पे यह डिनोट करता है ग्राफ। तो यहाँ मान लेते हैं, और पुनः क्या है उस डिस्टेंस से फिर इसको नीचे ला दीजिए। तो यह जो है ग्राफ यह प्रदर्शित करता है कि यहां से क्या है वह दूरी घट रहा है और समय बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वह वहां प्रेक्षक की तरफ आ रहा है, जो आदमी देख रहा है उसके तरफ आ रहा है। तो इस कंडीशन में यह जितने प्रकार के आपके ग्राफ आएंगे एसटी ग्राफ में, जिस प्रकार के भी ग्राफ आएंगे वो हम यहाँ पर स्केच कर दिए इसको, और यहां से इसको नॉर्मल ड्रॉप कर दीजिए, और यहां भी लिख दीजिए 3 है 4 5 6 7 8 9 10, ये सेकेंड में टाइम लिए गए हैं इधर। और इस ग्राफ का नाम आप रख दीजिए ए बी सी। यहां पर देखिए इस ग्राफ में 3 भाग है। पहला भाग आपका ओए है, ओए भाग, सेकेंड है आपका ओबी एबी है, और थर्ड जो पार्ट है आपका बीसी है। इस कंडीशन में हम लोग निकाल सकते हैं यह दूरी है यह समय है, तो हर कंडीशन में हम लोग वेग इसका चाल निकाल सकते हैं कि चाल कितना होगा। सपोज दैट जो ए वाला भाग है ओ से, यानी प्रारंभ से, या कह सकते हैं प्रारंभिक वेग से या विरामावस्था से कोई वाहन चलना प्रारंभ किया और ए पर पहुंच गया, तो ओ से ए तक पहुंचने में उसकी चाल कितनी होगी। तो इस कंडीशन में ओ से ए तक देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, दूरी बटे समय। तो यहां देखिए ओ से ए तक जब पहुंचा है तो कितना दूरी चला है, ओ पर दूरी 0 है और ए पर दूरी कितना है, इसके लिए हम लोग इधर ड्रॉप कर देंगे, नॉर्मल ड्रॉप कर देंगे। तो सपोज दैट ए 9 है, ये क्या है 9 है।
तो यहां पर लिखेंगे अंतिम माइनस प्रारंभिक। इसी तरह ओ से ए तक पहुंचा है तो समय कितना लगा है देख लिए। अंतिम समय ए 3 सेकेंड है और प्रारंभ में 0 है, तो ये लिख देंगे 3 माइनस 0, ये 9/3, ये हो गया 3 त्रिज्या 9, 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड के रेट से क्या है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी जब ये यहां से यहां पहुंचा तो इसकी चाल कितनी हुई, ओ से ए के बीच में 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह ए बी भाग हम लेंगे इसका। ए बी भाग के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां देखिए, चाहे यहां पर दूरी ले चाहे यहां पर ले, देखिए दूरी दोनों जगह 9 है, तो यहां लिखेंगे 9 माइनस 9। और समय देखिए यहाँ पर समय 3 है और अंतिम में समय 6, तो अंतिम में से प्रारंभ को घटाएंगे। 6 माइनस 3, 0/3 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि ए से बी तक जो वाहन चल रहा है उसमें कोई चाल नहीं है, अर्थात वह क्या विराम अवस्था में है। वह वाहन कहीं खड़ा है और प्रेक्षक उसको देख रहा है, टाइम बीत रहा है, लेकिन वह वाहन वहां चल नहीं रहा है, यानी ए बी की जो स्थिति होगी विराम अवस्था में होगी, विरामावस्था। और यहां पर आप देखेंगे बीसी भाग, बी से सी तक अगर इसका चाल निकालेंगे, पुनः चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी लेंगे, देखिए यहां से यहां पहले दूरी आपका 9 है, फिर जब यहां सी पर पहुंच गया तो यह डिस्टेंस क्या हो गया 0। तब हम लिखेंगे अंतिम माइनस प्रारंभिक अपान समय भी लेंगे। बी पर समय 6 है और सी पर समय 9 है, तो अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। 9 माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 9 अपान माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में चाल क्या है, माइनस है। इसका मतलब जिस दिशा में वह चल रहा है उसका डायरेक्शन चेंज है। यदि वह वाहन पहले प्रेक्षक से दूर जाता था तो वह प्रेक्षक के पास आ रहा है। और इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग एसटी ग्राफ के सारे न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं।